अस्सलाम वालेकुम। जी आज कोई टेक्निकल इशू की वजह से मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सका, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए स्पेशल क्रिएट कर रहा हूँ। इस रिकॉर्डिंग में मैं मोस्टली वो चीज़ें कवर कर लूँगा जो आप लोगों ने लास्ट वीक में करी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स लेक्चर्स में प्रेजेंट नहीं है और कुछ ने कुछ चीज़ें स्किप की हुई हैं, तो हम चीज़ों का रिव्यू तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। और जो हमारी कल प्रैक्टिकल क्लासेज हैं उनमें हम लोग ये तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली देखेंगे। मतलब मैं एक प्रॉपर आप लोग को असाइनमेंट या एक चैप्टर का पूरा जो न्यूमेरिकल करने वाली है वो उनमें से आपको कुछ क्वेश्चन आपको वो क्लियर दिया करूँगा। तो वो कल हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह प्रोसेस करेंगे अदर चीज़ों की तरफ। जी सबसे पहले हमारे पास मंजिल अकाउंटिंग बेसिक्स है, तो ये फोर्थ सेमेस्टर आप लोगों के लिए। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है कि ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है विच लिंक द मैनेजमेंट एंड द समराइजिंग वर्किंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स को प्रोडक्शन या मैनेज करने के लिए हम जो ओवरऑल जिस अकाउंटिंग की ब्रांच का सहारा लेते हैं उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। अब इसका कंपैरिजन भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है मैनेजरियल अकाउंटिंग। जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आप इकोनॉमिकल या ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन की, लेकिन यहाँ पे आप क्या इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल लेवल पे इन मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो इनका जो बेसिक डिफरेंस है वो नीचे है। मैनेजरियल अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिकॉज द intended purpose of management accounting is to assist user internal to the company in the making well informed business decision। तो बिजनेस में हम जो डिसीजन लेते हैं या जो चीज़ें इन्फॉर्म करते हैं उसकी बेस पर हम कुछ डिसीजन प्रोसेस कर सकें बिजनेस के लिए। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग उसके लिए यूज़ होती है। अब टाइप ऑफ कॉस्ट है आप लोग पढ़ चुके, वेरिएबल फिक्स्ड और मिक्स्ड। वेरिएबल जो चेंज होती रहती है वन यूनिट बाय यूनिट, और दूसरी हमारे पास फिक्स कॉस्ट है जो यूनिट चेंज होने या ना होने से वो फिक्स रहेगी, वो एक फिक्स कॉस्ट है हमारे पास। और थर्ड है हमारे पास मिक्स कॉस्ट, कम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अब फिक्स कॉस्ट में कुछ पोर्शन आपका फिक्स होता है, उसके बाद बाकी का पोर्शन आपका वेरिएबल शुरू हो जाता है, तो इसलिए हम इसको कॉस्ट करते हैं। फिर आप परचेज संक कॉस्ट है। ये दोनों कॉस्टों की डेफिनेशन ऐसे कि आपने के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन में आपको बेनिफिट 10,000 का है, दूसरे ऑप्शन में बेनिफिट आपको 12,000 का है। तो आप 12,000 को क्लिक कर लेते हो, तो 12,000 और 10,000 में जो डिफरेंस है आपका, ये आप लोगों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब 2,000 जो डिफरेंस है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इन केस एक और ऑप्शन आपको मिलता है, आप उसको 12,000 को छोड़ के उसकी तरफ चले जाते हो, वो 15,000 का बेनिफिट आपको मिलता है। तो अब 12,000 से 15,000 जैसे आपने मूव किया और 3,000 का जो गैप आपने कवर किया, तब वो आपकी क्या हो जाएगी, वो संक कॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब कंपोनेंट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी भी यूनिट कॉस्ट के लिए, उसमें मटेरियल आपका है, लेबर है, एफओएच है। मटेरियल वो चीज़ जो आप किसी भी प्रोडक्ट पे डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। लेबर वो एक्सपर्टीज हैं जो आपके मटेरियल को किसी फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इनके अलावा जितने भी सराउंडिंग एक्सपेंस जो फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कंज्यूम हो रहे हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाते हैं। तो इस तरह आगे अच्छा हम मटेरियल का डिवीजन देख लेते हैं। मटेरियल की दो डिवीजन है, डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल में एक्चुअली आपका रियल रॉ मटेरियल जो होता है वो जो आप अब इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, जो यूज़र देख सकता है कि ये रॉ मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल किसी डाई या लकड़ी का कोई टेबल है, तो टेबल के ऊपर जो लकड़ी लगी है ये आपका रॉ मटेरियल है जो आपका डायरेक्ट मटेरियल है। इसके अलावा उसमें नेल लगे हैं, उसमें ग्लू लगी है, उसमें अदर फिटिंग इंस्ट्रूमेंट लगे हैं छोटे मोटे, तो वो सारे सारे इनडायरेक्ट मटेरियल में आ जाएंगे। तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, वो सपोर्टिंग मटेरियल होता है और नॉट ईजिली ऑब्जर्व्ड, मतलब आप उसको ईजिली देख नहीं सकते, उसकी में फील नहीं कर सकते। लेकिन जो डायरेक्ट मटेरियल है वो आप इजीली फील कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट का। अब इसे डिवीजन ऑफ लेबर है, वो भी डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर वो डायरेक्ट एक्सपर्टीज है जो आपकी प्रोडक्ट को फाइनल गुड्स में या फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपकी मेन पर्सन होते हैं आपके यहाँ, और ये एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस लोग होंगे। लेकिन जो इनडायरेक्ट है प्रोडक्शन है, वो अदर देन वो लोग हैं जो आपकी प्रोडक्शन का हिस्सा तो नहीं, लेकिन आपकी प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को रनिंग करने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे कोई भी सुपरवाइजर है किसी लेबर यूनिट का, कोई मैनेजर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई वॉचमैन है। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो इनडायरेक्ट लेबर कंसिडर की जाती हैं कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड में वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा सारे के सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड में रहते हैं। और ये एग्रीगेटिव कॉस्ट होती है जो एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर आप लोगों ने कंज्यूम की है या आप लोगों ने यूटिलाइज की है। फिर आगे से इन्वेंट्रीज की टाइप्स हैं। हमारे मटेरियल के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री तीन तरह की है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री,
रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स की। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है जो आपने रॉ फॉर्म में कोई मटेरियल लिया। फिलहाल आपके पास टॉयज बनाने वाली कंपनी है और वो टॉयज के लिए आपको प्लास्टिक कंज्यूम करना पड़ता है, तो प्लास्टिक आपका क्या है, रॉ मटेरियल है। इसी तरह ही आपकी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री थी जो आपने प्लास्टिक पुट किया था प्रोसेस में, कुछ चीज़ें बनी और कुछ चीज़ें आपकी अभी आधी शेप में है और आपका टाइम कंजम्पशन या टाइम लेबर जो था वो 4:30 बजे का 5 बजे का वो ऑफ हो गया और लेबर घरों को चली गई। तो वो जो रॉ मटेरियल आपका रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हुआ और उसकी शेप जस्ट चेंज हुई लेकिन वो फाइनल में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उसको हम बोलेंगे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब लेबर आई उन्होंने वही जो रॉ मटेरियल आपका कंजम्पशन में था जो आपका वर्क इन प्रोसेस की फॉर्म में था वो आपको कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बन जाएंगी आपकी, तो हम उनको फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कहेंगे। तो उसके बाद है इनकम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है। ये वो स्टेटमेंट है जिससे आप ये पता लगाते हो कि आपकी जो चीज़ें बिकी हैं उनकी कॉस्ट कितनी थी। ये स्टेटमेंट है जी। ये स्टेटमेंट में एक मिस्टेक है यहाँ पे, हम मेरे पास ये जो शो हो रही है इसको मैं कुछ इस तरह हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो हमारे पास ये मैंने ये यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिखा है ये लेस का, ये लेस नहीं बल्कि यहाँ पे आप लोग ऐड लीजिएगा और मैं आप लोगों को एक खास फॉर्मेट भी सेंड करूँगा, मतलब प्रोफार्मा इन दोनों का, तो आप वो भी देखिए वहाँ पे ये मैंने कलेक्ट कर दिया हुआ है। तो उसमें क्या होता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कोई चीज़ आप परचेज कर रहे हो रॉ मटेरियल के तौर पर, वो उसमें से लेस करना है आप लोगों ने डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट, परचेज रिटर्न या परचेज अलाउंसेस, कोई भी है वो आप लेस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट परचेज। इसमें हम लोगों ने ऐड करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो आपको चीज़ परचेज करने की जगह से लेके आपके वेयर हाउस स्टोर तक आने में जितनी भी कॉस्ट लगती है वो सारी की सारी डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ परचेजेस, उसमें हम ऐड करेंगे रॉ मटेरियल इन्वेंटरी बिगिनिंग, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज, उसमें हम लेस करेंगे रॉ मटेरियल इन्वेंटरी एंडिंग, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमारे पास बन जाएगी, मतलब वो कॉस्ट या वो मटेरियल जो हमने किसी भी प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली यूज किया है। इसमें ऐड करना है आपने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, और आप प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करोगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर ये कह रहा हूँ कि ये गलती से लिखा है, ये आप लोगों ने ऐड लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी बिगिनिंग, तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा, और लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी एंडिंग, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। देन इसके बाद हम इसी में ऐड करेंगे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बिगिनिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड फॉर सेल, और लेस कर देंगे फिनिश इन्वेंट्री एंडिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बेसिक हमारे पास चीज़ है ये वो बन के आ जाएगी। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मेट है, इसमें जितनी भी चीज़ें लेस और ऐड हो रही हैं तमाम की तमाम गिवन होंगी और साथ साथ परचेज, बाकी चीज़ें हमारी कैलकुलेशन के साथ निकलती जाएंगी और हम उनको वैल्यूएट करते जाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसी के आगे हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है। तो इनकम स्टेटमेंट हम बेसिकली उसका पर्पस ये होता है कि हम ये फाइंड करें कि हमें बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और उसकी अमाउंट क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 50 करोड़ का बिजनेस और आपको प्रॉफिट चंद लाखों का है तो आपकी वो रेशो बहुत लो है, लेकिन अगर आप 50 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो और आपकी 4 से 5 करोड़ प्रॉफिट है, मतलब 8 से 10% प्रॉफिट, तो बिजनेस ठीक है, एक अच्छी कंडीशन में है। तो प्रॉफिट हमें ये शो करता है कि हमने गेन क्या किया, क्या बेनिफिट्स हैं हमें। तो इसकी भी एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आसान सी है, छोटी भी है एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें सबसे पहले सेल्स आएगा, सेल में से हम रिटर्न करेंगे सेल्स रिटर्न या सेल डिस्काउंट, इसमें सारी सेल में से लेस करेंगे सेल रिटर्न या सेल डिस्काउंट, तो हमारे पास नेट सेल। अब इस नेक्स्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम बोलेंगे CGS। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो वैल्यू जो हम लोग पिछली स्टेटमेंट से फाइंड करेंगे, तो वो यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमें एक क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट मांगे तो हमें पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना पड़ेगा, फिर हमें इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू पेस्ट करके इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करेंगे ऑपरेटिव एक्सपेंस। ऑपरेटिव एक्सपेंस दो तरह के, इन दोनों की कम्बिनेशन, दोनों को जमा करना है आप लोगों ने। जमा कैसे करना है आप लोगों ने, कि सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पर लिखा हम लोगों ने, सॉरी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा और को प्लस करके हम लोगों ने इस जगह पेस्ट कर दिया। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ये अमाउंट लेस करके हमारे पास जो नेक्स्ट अमाउंट आएगी वो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपने लेस करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस,
तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके बाद में टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स की परसेंटेज होगी 40-30%, वो मोस्टली होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आपने वो अमाउंट पे करनी है, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप ऐड करेंगे अंदर इनकम कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम हो अदर देन सेल्स, तो हम वो यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट से हम फाइंड कर सकते हैं हमने बिजनेस से क्या बेनिफिट लिया है या क्या बेनिफिट या क्या लॉस किया है। अब एक रिलेशनशिप है सेल्स जनरल कॉस्ट ऑफ गुड्स और सीजीएस एंड जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में। सेल्स इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस जीपी, मतलब इन जीपी को और कॉस्ट ऑफ गुड्स को प्लस करें तो हमारे पास सेल्स जो कॉम्बिनेशन बनता है। अगर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालनी है तो सेल्स माइनस जीपी, सेल में से जीपी माइनस कर दें। और अगर हमने जीपी फाइंड करना है तो सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस कर दें तो हमारे पास जीपी आ जाएगा। तो ये रिलेशनशिप है, इनका एक फार्मूला ड्राइव हो जाते हैं जो आपकी काफ़ी जगह यूज हो। देन है जी एनालिसिस ऑफ रेशियो, मतलब रेशियो हमारे पास कुछ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की और नेट प्रॉफिट मार्जिन की। मतलब ये डिपेंड कर रहा है ग्रॉस प्रॉफिट पे, दूसरे वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, तीसरे वाला नेट प्रॉफिट पे। फार्मूला देखते हैं जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट ये आपको इनकम स्टेटमेंट में गिवन, यहाँ से आप फाइंड करोगे वहाँ से वैल्यू यहाँ पे लेंगे और डिवाइड बाय नेट सेल्स। ये नेट सेल्स की बात हो रही, टोटल सेल्स की बात नहीं हो रही। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के लिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। और इस तरह ही नेट प्रॉफिट मार्जिन है तो नेट प्रॉफिट मार्जिन के लिए हमें नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हम यहाँ से फाइंड करेंगे कि कौन सी रेशियो कितने परसेंट है। अगर हमारी नेट प्रॉफिट मार्जिन 10 या इससे अबव है तो इट्स बिजनेस इज ओके कंडीशन, लेकिन नेट 10 प्रॉफिट से ज़्यादा नीचे आ जाता है 2, 3, 5, 6% तो बिजनेस की तमाम वर्किंग या तमाम रिटर्न का फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये हम रेशियो से ये एनालिसिस करेंगे बिजनेस की कंडीशन क्या है। तो ये टॉपिक मैंने बेसिकली आपको रिपीट किया, लेकिन मैंने इन तमाम चीज़ों को रिवाइज किया है जो आप लोगों ने लास्ट वीक में किया। चूँकि हम कल से प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लास करेंगे तो इन चीज़ों को आपके माइंड में अगर वाइज रहेंगी तो आप कल के सेक्शन जो सेशन होगा उसमें आप लोग तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड जल्दी कर लोगे। तो बाकी इंशाल्लाह इसके बाद कल देखेंगे। ओके जी, अल्लाह।